देखिए कल भी केंद्र सरकार को ये एक क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा कि ट्रक्स या मालवाहक वाहनों को इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल। किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा पासेस की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारें अपने अधिकारियों को जो स्टेट के बॉर्डर्स पर तैनात है उनको सेंसिटाइज करें। तो इसका मतलब ये है कि राज्यों को और राज्य के जी सुधाकर, कदम उठाने की जरूरत है, थोड़ा और सेंसिटाइज होने की जरूरत है। और खासतौर से एग्रीकल्चर की अगर बात हो, इंडस्ट्रियल यूनिट में मजदूरों को काम पर भेजने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर ये भी केंद्र सरकार को आज जो ऐलान केंद्र की तरफ से हुआ ये कहना पड़ा अलग तरह से किसी लाइसेंस या पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको अनुमति दी गई है खोलने के लिए तो लेने के लिए तो एक ये तमाम चीजें स्पष्ट केंद्र को करना पड़ा है, क्योंकि कुछ राज्यों में जरूर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो ये निश्चित तौर पर राज्यों की भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी है केंद्र के इस फैसले के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ना ला दे, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनका समुचित तरीके से पालन। नहीं सुधाकर, देखिए हम सेक्टर वाइज बात कर रहे हैं कि इस एक्सटेंडेड लॉकडाउन जो 3 है उसका किस किस सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ सकता है। अभी हमने विस्तृत बातचीत की एग्रीकल्चर को लेकर और आपने बहुत सारी बातें कही किस तरह से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार लगातार उन्हें दिशा निर्देश दे रही है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। राज्य सरकारों को जो स्ट्रैंडेड लेबर्स हैं उन्हें किस तरह की राहत पहुंचाने की बात है, ये तो हुई एग्रीकल्चर सेक्टर की बात। लेकिन अगर मैं दूसरे सेक्टर पर जाऊं, एक्सटेंडेड लॉकडाउन में अगर मेडिकल सेक्टर की बात करूं तो मेडिकल सेक्टर में खासकर उसमें क्या कुछ चुनौतियां आने वाली हैं। और जब हम ये कह रहे हैं कि ई कॉमर्स की भी छूट दी गई है एसेंशियल सर्विसेज में, तो एसेंशियल सर्विसेज में ई कॉमर्स वर्सेस मेडिकल सेक्टर, इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे बड़ी बात आप देखिए कि रेड जोन में भी, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो रेड जोन है वहां भी मेडिकल जो फैसिलिटीज है उनको खोलने की अनुमति दी गई है। और ये पहले से भी इस तरह के प्रतिबंध अस्पतालों पर नहीं थे। अस्पतालों की अपनी कोई कुछ चिंताएं थी, कुछ दिक्कतें थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीनों में एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ट्रेनिंग की बात हो या फिर साजो सामान चाहे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात हो या अन्य तरह के सुरक्षात्मक उपाय वो भी किए हैं। तो एक तरह से जो मेडिकल सुविधाएं लोगों को चाहिए, बुजुर्गों को चाहिए, उसमें किसी तरह की दिक्कत न हो, एक तरह से पूरे देश में उसके लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और एक जरूरी फैसला है। दूसरी तक जहां तक बाकी ई कॉमर्स और बाकी सेक्टर्स की बात है, निश्चित तौर पर ग्रीन जोन में अगर पहले से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक तरह से पूरी तरह से खोल दिया गया था और ये पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि 20 अप्रैल से अब तक का अगर पीरियड 10-11 दिनों की बात की जाए तो हमने देखा कि उसका कोई अगर कहें तो कोई प्रतिकूल एक तरह से कोई असर वो नजर नहीं आया है। प्रतिकूल असर वहीं पड़ा है जहां लॉकडाउन के जो नियम है उसमें कहीं ढील दी गई या स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स नहीं किया गया कंटेनमेंट जोन में या फिर ठीक से स्क्रीनिंग नहीं की गई। तो ये दिक्कतें आगे भी रह सकती है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन, रेड जोन में जो गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। लेकिन एक तरह से अब क्योंकि बाकी चीजें सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई ही नहीं, लेकिन जब अब ऑफिसेज भी खुलने लगेंगे तो लोगों की तमाम तरह की जरूरतें हैं। किसी को अपने लिए कोई कपड़ों की जरूरत होगी, किसी को अपना चश्मा ठीक कराना होगा, बहुत तरह की जरूरतें हो सकती है। छोटी मोटी एक तरह से कह सकते हैं किसी का अगर वाटर फिल्टर खराब हो गया तो उसके लिए उसको तकनीशियन चाहिए या फिल्टर का बल्ब चाहिए, बहुत तमाम तरह के जो एक्टिविटीज है। तो वो ग्रीन जोन में और रेड जोन माफ कीजिएगा ऑरेंज जोन में भी जो मैक्सिमम अनुमतियां जो दी गई है तो उसका काफी ज्यादा असर पड़ेगा। ये एक तरह का डिमांड क्रिएट करेगा और एक तरह से जो धीरे धीरे जो चीजें ठप पड़ी हुई थी उसको पटरी पर लेकर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर 1/3 स्टाफ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ और वो जो तमाम चीजें सरकार की गाइडलाइंस है उसको मानना बहुत जरूरी है। अगर ना ही माना गया तो फिर से दिक्कतें हो सकती है और फिर से केंद्र को निश्चित तौर पर ये संदेश जरूर है कि क्योंकि हर हफ्ते समीक्षा होनी है तो रेड जोन के इलाकों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है अगर राज्य सरकारों ने इसमें थोड़ी भी ढिलाई बरती या लोगों ने इसमें सहयोग किया। लोगों के भी बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत है रेड को ऑरेंज में, ऑरेंज को ग्रीन में बदलने के लिए। हालांकि सुधाकर देखिए ये एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से ये आई कि जो पहले 28 दिन का वक्त दिया गया था
एक लॉक इन पीरियड, उसको घटा के आपने 21 दिन कर दिया कि अगर 21 दिन में कोई नया मामला नहीं आता है तो उस जगह को, उस जिले को, उस जोन को हम ग्रीन जोन में दे देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक झा भी इस वक्त ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अभिषेक, कहीं ना कहीं सरकार का जो लॉकडाउन 3 का जो फैसला है उसमें बाकी एक्टिविटीज पे इसका कोई प्रतिकूल असर ना पड़े, खासकर इकोनॉमी को लेकर हम बात कर रहे हैं। सरकार ने इसका भी बहुत ही ख्याल रखा है और जो डिटेल नोटिफिकेशन आई हैं उसमें बहुत सारी अहम बातें की गई हैं, खासकर SEZ को लेकर बातें की गई हैं ताकि वहां एक्टिविटीज जो हैं वो चलती रहें, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहे, एग्रीकल्चर का काम लगातार चलता ही आ रहा है। कहीं ना कहीं ये भी बैलेंस बनाने की कोशिश है सरकार की तरफ से कि एक तरफ लॉकडाउन, लोगों की सेहत, दूसरी तरफ इकोनॉमी को कोई ज्यादा नुकसान ना हो। बिल्कुल असीम, और सबसे अहम बात यह है कि जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जिसका कि इस बार परमिशन दिया गया है वो इन सीटू में होगी, यानी जितने जो मजदूर या जो भी कामगार मौजूद हैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पर वो इस काम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो मूवमेंट ऑफ लोगों का जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है। सिर्फ विशेष ज़रूरत पड़ने पर ही रेलवे, चाहे सड़क मार्ग चाहे हवाई मार्ग के ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि हमने आज भी देखा था कि कुछ एक ट्रेनों को विशेष परिस्थिति में चलाने की बात की गई थी देश के अलग अलग हिस्सों से। तो इस तरीके की जो विशेष जरूरतों के आधार पर ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति भविष्य में भी दी जा सकती है। अगर कहें एयर एम्बुलेंसेज की जो अर्जेंसी होती है उसको चालू रखा जाएगा। जो सभी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो एसेंशियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अलाउ किया गया है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिसमें ड्रग्स हों, फार्मास्यूटिकल्स हों, एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हों, पैकेजिंग इंडस्ट्री के लोग हों, और जो भी एसेंशियल गुड्स बनाने में जो भी जिम्मेदार अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं, जिससे कि पूरा सप्लाई चेन बनता है किसी एसेंशियल कमोडिटी का। मान लो आप किसी दवाई की बात लें तो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो उन तरीके की एक्टिविटीज़ जो कि एसेंशियल गुड्स को बनाने में हेल्प करती हैं उनको भी अलाउ करने की बात की गई है। तो जो पूरा लॉकडाउन है उसमें एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और तमाम लोगों को स्प्रेड से कैसे रोका जाए, और लेकिन लिमिटेड और नीड बेस पे जो पॉकेट्स हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी चालू की जाए और लोगों को की इकोनॉमिक जो हालत है और देश की इकोनॉमी को भी पटरी पर कायम रखा जाए, इसकी कोशिश की गई है। देखिए, हमारे सहयोगी आर्यन का एक मैसेज आया है, वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं हमारे थ्रू कि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भारत जिस स्थिति में खड़ा है, आनंद ये स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट इस लॉकडाउन 3 में, क्या वो जो सप्लाई चेन है उसमें भारत किस तरह से उस पर कोई विपरीत असर ना पड़े, इसका ख्याल रखा गया है क्या? देखिए, सप्लाई चेन की ही विशेष बात हो रही है कि न सिर्फ जो एसेंशियल गुड्स जिनको कि अलाउ किया गया है, फार्मास्यूटिकल हैं, एग्रीकल्चर है, ड्रग्स हैं, जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं इस एसेंशियल गुड्स के, उन जो IT इनेबल्ड सर्विस हैं, इन सबको आपने अलाउ किया है, और इनको बनाने में जिन सभी छोटे मोटे उद्योगों की ज़रूरत होती है ताकि सप्लाई चेन कायम रह सके, उनको भी अलाउ किया गया है। तो एक तरीके से कहें तो जो भी नीड बेस्ड हमारे जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं वो कहीं भी ना रुकें, उनकी सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग आप कहें तो फार्म से लेके जो आपके फील्ड तक चीज, जो प्लेट तक चीज़ें पहुंचती हैं, तो जगह में वेयर हाउस है, थोक है, हर जगह जगह पर किस तरीके से उसको जारी रखा जाएगा उसकी पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है। एक और अहम बात अभिषेक, ये कि जिस तरह से हम लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई और सफल भी रही है, लाइफलाइन उड़ान, और इसके जरिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो दवाइयां हैं, उसको देश के दूर दराज के हिस्सों तक पहुंचाने में जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। क्या लॉकडाउन 3 जो कि 4 मई से लेकर 17 मई तक होगा, उसमें हम ये उम्मीद करें कि लाइफलाइन उड़ान और भी जिस तरह से जो लोग फंसे हुए हैं दूर दराज के हिस्सों में जो लोग हैं वहां तक वो अपनी सेवाएं इसी तरह से सुचारू रूप से चलाता रहेगा? असीम, आप इस सवाल का जवाब मैं शैलेंद्र से लूंगा जो MHA से को लगातार फॉलो कर रहे हैं कि किस प्रकार से देश के अलग अलग हिस्सों में जो ये लाइफलाइन उड़ानें चलती रही हैं पिछले दिनों में, वो आने वाले दिनों में किस प्रकार से लोगों को या एसेंशियल गुड्स की सप्लाई को किस तरीके से निभाएंगे और क्या कुछ इनके पास हो सकता है। शैलेंद्र, आप जी देखिए असीम, अहम बात है, ये समझना जरूरी है कि जिन चीज़ों को रोका गया था वो एक तरह से देखें तो सामान्य तौर पर उन पर रोक लगी रहेगी, चाहे वो ट्रेन की आवाजाही हो या फिर वायुयान की आवाजाही हो, लेकिन
जो छूट दी गई लाइफलाइन के तहत हम जानते हैं कि उसको कह सकते हैं कि वो जारी रहेगी, यानी जरूरी सामान का एविएशन के जरिए पहुंचते रहेंगे और साथ ही साथ हम जानते हैं श्रमिक ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया। तो जो छूट पहले से ही जारी है उन छूट को बनाए रखा गया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और इसके आगे और छूट दी गई है, वो छूट कौन कौन सी है वो मैं उसे खासतौर पर बताना चाहूंगा, क्योंकि वो समझना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है असीम। और उसमें सबसे अहम यह है कि रेड जोन में भी जो ऐसे इलाके हैं जो हॉट स्पॉट नहीं है, वहां पर तमाम आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं, दुकानें खुल सकती हैं। वो दुकानें जो इसेंशियल कमोडिटी से जुड़ी नहीं भी है, यानी किराना शॉप के अलावा भी जो तमाम दुकानें हैं वो खोली जा सकती है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में। तो एक आप इस तरह से समझें कि रेड जोन होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे रेड जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी, इसमें तमाम सारी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। जो कंटेनमेंट एरिया है, जो हॉट स्पॉट एरिया है, वहां सिर्फ मेडिकल सेवाएं या फिर जो बहुत इसेंशियल सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया गया है, जबकि रेड जोन में भी तमाम छूट दे दी गई है, तो वहां पर भी तमाम गतिविधियां हो सकती हैं। ये बहुत अहम बात है। और दूसरी बात यह है कि ग्रीन जोन में जो प्रोहिबिटेड है, यानी एक तरह से कहें जो ये जो बेसिक कुछ बड़ी बड़ी चीजें कही गई हैं जिन पर रोक है, चाहे वो रेलवे हो या फिर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट हो, उनको छोड़कर ग्रीन जोन में सारी गतिविधियां छूट दे दी गई। यानी सब कुछ आप कह सकते हैं, आर्थिक गतिविधियां हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी तो पहली गतिविधियां सारी छूट थी। बस सिर्फ ये रोक लगाई गई है कि वहां पर जो बसें चलेंगी उनकी कैपेसिटी 50% होनी चाहिए, डिपो में भी, और जो बसें सड़क पर चलेंगी। दूसरी अहम बात है, जानते हैं लिक्वर शॉप और पान मसाले की दुकानें, ये सब दुकानें भी पूरी तरह से खोल दी गई हैं, उनको एक छूट दे दी गई है। इसके साथ ही और अहम बातें जो आप कह रहे थे कि जो सामान की जो आवाजाही है उन पर कोई रोक नहीं होगी पूरे देश में, ये बहुत स्पष्ट तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। यानी तमाम सामान जो जरूरी सामान है, जो एसेंशियल कम्युनिटी के दायरे में नहीं आते हैं, वो भी ट्रकों की आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। यानी देश भर में वो ट्रक आ जा सकते हैं। तो जो आपूर्ति, जो सप्लाई साइड है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और दूसरी बात हम ये जानते हैं कि आप अगर इस तरह से लें कि ग्रीन जोन में सारी गतिविधियां छूट हैं, जो एक प्रोहिबिटेड जो एक लिस्ट दी गई, उसके अलावा जिसमें हम जानते हैं कि पहले ऐलान किया गया था कि धार्मिक गतिविधियां बड़े स्तर पर नहीं होंगी, शादी विवाह के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो कैसे किए जा सकते हैं, जो बसें और रेलगाड़ियों के लिए जो एक जो छूट नहीं दी गई है वो जारी रहेगी। उनको छोड़कर बाकी सारी जो गतिविधियां हैं वो ग्रीन जोन में की जा सकती है। यानी कोई ज्वेलरी शॉप खोली जा सकती है, मेडिकल शॉप हम जानते हैं पहले से ही खुल रही है, तो तमाम जो घर बनाने से जो जुड़ी दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं, प्लम्बर्स उन लोगों को पहले ही छूट दे दी गई है, कृषि से जुड़ी जो गतिविधियां वो हो सकती हैं, टेंट हाउस या तमाम जो दुकानें हैं एक तरह से कहें वो दुकानें खोली जा सकती हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भीड़ इकट्ठा न होने पाए। एक आदेश जारी किया गया है कि 7 बजे, बहुत अहम है, ऐसे बताना चाहूंगा कि 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक, यानी उस वक्त धारा 144 के तहत जो इमरजेंसी सेवा में जुड़े लोग नहीं हैं उनको कहीं आने जाने की अनुमति नहीं होगी। तो पूरे देश में इस बात को एक तरह से फॉलो किया जाएगा और इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी स्पष्ट है कि पूरा का पूरा ध्यान इस बात का रखा जाएगा कि सामाजिक दूरी का पालन हो, 144 धारा लागू रहेगी, साथ ही साथ इसेंशियल जो सर्विसेज को छोड़कर 7 बजे से 7 बजे तक किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला पूरे देश में लागू होगा। लेकिन जो आर्थिक गतिविधियों का सवाल है, ग्रीन जोन में सारी आर्थिक गतिविधियां आप कह सकते हैं उनको शुरू कर दिया गया है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो बसें चलेंगी उनमें सामाजिक दूरी हो और बस कोई ग्रीन जोन से रेड जोन में नहीं जा सकेगी। यह बहुत है। क्या कर रहे थे आप बताएं। मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से दुकानों को परमिशन दी गई है, तो थोड़ा इसमें स्पष्ट जानना चाहेंगे कि नेबरहुड शॉप की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरीके की शॉप्स हैं, कौन सा सामान बेचने वाली दुकानें हैं, और अगर जैसे आपने ज्वेलरी की बात की है, तमाम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात की, तो क्या वैसी शॉप्स खुलेंगी, और अगर खुलेंगी तो क्या इसकी सप्लाई चेन जो कि अलग अलग हिस्सों में बंद है तो वो किस प्रकार से काम करेगी? देखिए, सप्लाई चेन को लेकर हम जानते हैं कि ट्रकों की आवाजाही को पूरी छूट दी गई है। जो रेलवे के जरिए जो माल सप्लाई हो रहा है उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन चूंकि प्राथमिकता सबसे ज्यादा एसेंशियल आइटम्स को लेकर है, दवाइयां हैं, मेडिकल उपकरण हैं, उनको हम जानते हैं कि लाइफलाइन के जरिए, हवाई जहाज के जरिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही साथ रेलवे की जो मालवाहक जो सेवा है उसके जरिए भेजा जा रहा है। लेकिन सप्लाई
सप्लाई को लेकर कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई। अगर आप इस तरह से समझें कि ग्रीन जोन में सारी दुकानें खुलेंगी, बस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना है, वहां पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी दुकानों को लेकर। यानी जो नाई की दुकान है जिसको खोलने का एक तरह से कहें तो वो उस पर रोक नहीं होगी ग्रीन जोन में। तो ये बहुत अहम है। इस पूरे मसले में एक बात जो मैं आखिरी तरीके से आपको बताऊंगा कि इस पूरे मसले में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जोन कि आप रेड जोन में है, ऑरेंज जोन में है, ग्रीन जोन में है, कंटेनमेंट जोन में है, जहां कहीं भी हो, 3-4 विशेष प्रावधान किए गए हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो 65 साल के ऊपर हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी हैं, या जो बीमार रहते हैं लोग, जिनके इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हैं, और 10 साल से छोटे बच्चे, ये घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। अन्य जब तक कि बहुत ज्यादा इसको आवश्यकता ना हो तब तक इन सभी लोगों को, कि क्योंकि इनके कोविड होने के खतरे और उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने के खतरे ज्यादा हैं, तो इनको घर में रहने के लिए एक और अहम बात है, एक और आदेश जारी किया गया है। उसके तहत कहा गया है कि पूरे देश में जो क्लिनिक्स हैं, यानी जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस खोलनी होगी। यानी जो गैर कोविड मरीज हैं, यानी अगर कोई जो क्रोनिक डिसीज का मरीज है, उसको कोई जरूरत पड़ती है तो उनको भी डॉक्टर की उपलब्धता रहे, उनको भी जो तमाम जो जरूरी मेडिकल सेवा है वो मिल सके। इसकी ओर ध्यान देते हुए ये भी फैसला किया गया है, जो दिशा निर्देश जारी हुए गृह मंत्रालय की तरफ से, कि वो भी पूरे देश में खुलेंगी। तो बहुत अहम है ये। जी अभिषेक, इसी पे मेरा एक सवाल था कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं और अगर वो जाना चाह रहे हैं तो उनके मन में अभी ये एक भ्रम की स्थिति है कि अगर मान लिया कि उन्हें नॉन कोविड पेशेंट है, उन्हें चेकअप कराने जाना हो और बहुत स्थिति अगर ठीक नहीं है, सीरियस है, तो उनके मन में ये एक भ्रम है कि क्या हमें अस्पताल जाएंगे तो क्या हमें वहां बेड की सुविधा मिल पाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल उनके मन में है। देखिए, ये बेड की सुविधा तो निश्चित रूप से अस्पताल की जो अवेलेबिलिटी है, जिस किसी अस्पताल में वो पहुंच पा रहे हैं, जो उनके नजदीक है, उस पर डिपेंड करेगी। फिलहाल सरकार ने इस बात को जरूर मेंशन किया है कि जो भी नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, हमने कई सारे ऐसे मसले देखे, कैंसर पेशेंट्स को दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर असीम मैं रोकना चाहूंगा, आप समझिए इस तरह से कि अगर कोई नॉन कोविड पेशेंट है, हम जानते हैं कि कोविड के लिए अलग से अस्पताल है, कोविड के अलग जोन है अस्पतालों के, और ऐसे में जो देश भर में जो अस्पताल खुलेंगे, प्राइवेट जो क्लिनिक खुलेंगे, वहां पर जो नॉन कोविड जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं वो जा सकते हैं, चाहे वो उनकी कोई दांतों की समस्या हो, या फिर कोई किडनी की दिक्कत हो, या फिर इस तरह की जो क्रोनिक डिसीज के जो मरीज हैं वो अपने इलाज के लिए संबंधित डॉक्टर के पास जा सकते हैं। सिर्फ सलाह ये दी गई है कि अगर आप के डॉक्टर फोन पर उपलब्ध हो या पहले से आप कोई फोन पर जानकारी ले सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि जहां तक संभव हो आप एक तरह से बोझ ना बढ़ाएं अस्पतालों पर, लेकिन जो नॉन कोविड मरीज हैं उनको सुविधा देने के लिए पूरे देश में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी तरह के क्लिनिक, यानी सारे निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, उनको अपनी क्लिनिक खोलनी होगी। ये इस तरह के एक दिशा निर्देश है, यानी वो अपनी दुकान जो क्लिनिक है वो खोलें, जो अपनी मेडिकल शॉप है वो खोलें, जिससे जो नॉन कोविड जो मरीज हैं उनको ये सुविधा मिल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है इसको देखते हुए कि जो बाकी गंभीर बीमारियों के मरीज हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए। इस ओर एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अहम है दिशा निर्देश जो आज जारी किए गए हैं। असीम, लेकिन शैलेंद्र, एक और भी अहम मसला है, वो ये है पीडीएस को लेकर। राज्यों में जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल में लोग रह रहे हैं, उन तक हम जानते हैं कि राशन कार्ड के जरिए उन्हें पीडीएस के जरिए सामान मिलता है। क्या एक्सटेंडेड लॉकडाउन में ये उम्मीद करें कि जिस तरह से उन्हें भी मिलता आ रहा था राशन, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चावल है, गेहूं की बात करें या फिर और भी जो चीज़ें पीडीएस के जरिए उन्हें मिलती है, वो सुचारू रूप से उन्हें मिलती रहेंगी? इसको लेकर आप क्लैरिफाई कीजिए जरा। देखिए असीम, बिल्कुल इसमें न केवल उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड है, बल्कि कई राज्यों ने अपने स्तर तक ये भी कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, हम जानते हैं कि बहुत सारे माइग्रेंट लेबर वापस जाएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जाए। और हम जानते हैं कि जो राशन की जो एक सीमा है उसे भी बढ़ाया गया था जब कोविड का खतरा आया था, उसके बाद ऐलान किया गया था खाद्य मंत्रालय की तरफ से। तो निश्चित तौर पर न केवल जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन दिया जाएगा पीडीएस के जरिए, बल्कि कई राज्यों ने आगे बढ़कर यह भी कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन देने की व्यवस्था की जाएगी। तो सरकार इसकी चिंता करेगी कि जिन लोगों के पास राशन नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राज्य कई सामने आए, उन्होंने ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है कि ऐसे लोगों को भी राशन देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो यह बहुत अहम है, चूंकि आपको इस तरह समझना होगा असीम
कि ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है 2 हफ्ते के लिए, इसमें ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि जनता की जो परेशानी है वो न्यूनतम हो जाए, वो कम से कम हो, आर्थिक गतिविधियां अधिकतम शुरू हो, और साथ ही साथ सतर्कता का जो एक सामाजिक दूरी है, जो कोविड-19 को लेकर जो दिशा निर्देश है, उसका पूरा ध्यान रखा जाए। और यही वजह है कि रेड जोन में भी तमाम गतिविधियों को अलाउ किया गया। आप देखिए, कंटेनमेंट जोन या हॉट स्पॉट को छोड़ दें तो रेड जोन में भी अब तमाम गतिविधियां हो सकती हैं, और रेड जोन में भी उन जिलों में जहां म्युनिसिपल है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर और गतिविधियां हो सकती है, मानी वो ऑरेंज जोन की तरह ट्रीट होंगे। तो इस तरह आप देखें, आर्थिक गतिविधियों को लेकर बहुत छूट देने का ऐलान किया गया है ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में, और रेड जोन में भी तमाम उन गतिविधियों को छूट दी गई है जो पहले नहीं थी। जी असीम। देखिए 7 बजे के बुलेटिन में अब बहुत ही कम वक्त रह गया है, और इन कम वक्त में हम एक ओवरऑल एक समरी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला आया है अब लॉकडाउन 3 बढ़ाने का, और उसमें लेकर जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जरा बता दें हमारे दर्शकों को। और ये जो हम बार बार जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ये भी जरा इसके बारे में लोगों को बता दें एक समरी के तौर पर चलते चलते। जी देखिए, स्पष्ट तौर पर पहली अहम बात यह है कि 2 हफ्तों के लिए 3 तारीख के बाद लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है। देश में अधिक आर्थिक गतिविधियां होंगी, इसके लिए 3 जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन, जिसके लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश है, उसमें कई गतिविधियों को अतिरिक्त अलाउ किया गया, उसकी अनुमति दी गई है। जैसे रेड जोन में अगर बार्बर शॉप अलाउ नहीं है तो ऑरेंज जोन में बार्बर शॉप अलाउ कर दी गई है, नाई की दुकान खोली जाएगी, उसके लिए अनुमति दी गई है। जो लिक्वर शॉप है, जो पान मसाला की दुकानें हैं, वो भी खोलने की अनुमति दी गई है। और ग्रीन जोन में तकरीबन सभी प्रमुख गतिविधियों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। यानी केवल बसों को लेकर कहा गया है कि 50% कैपेसिटी से बसें चलेंगी। यानी ग्रीन जोन में एक सामान्य जीवन, ये कह सकते हैं कि वो उसकी एक शुरुआत हो जाएगी। हाँ, जो एक कोविड-19 को लेकर जो एक लिस्ट थी कि कुछ गतिविधियां देश के राष्ट्रीय स्तर पर बंद हैं, चाहे वो व्यापक स्तर पर ट्रेनों के संचालन की बात हो, या फिर हवाई जहाज के संचालन की बात हो, या फिर बड़े जो है हम जानते हैं कि आप मल्टीप्लेक्स की बात करें या फिर बड़े मॉल की बात करें, वो सब बंद रहेंगी। बाकी ग्रीन जोन में अधिकांश, मोटे तौर पर कहें तो सभी गतिविधियों को शुरू करने की छूट दे दी गई है। और ऑरेंज जोन में भी कैब ड्राइवर आप बुला सकते हैं, उसके जरिए यात्रा कर सकते हैं, और सीमित तौर पर बाकी छूटें भी दी गई हैं। और रेड जोन में भी जो छूट नहीं थी, ऐसी कई सारी छूट दी गई हैं सिर्फ हॉट स्पॉट में। और इसके साथ ये भी कहा गया कि हॉट स्पॉट में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, वहां सभी घरों में जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना, यह अनिवार्य किया गया। यह बहुत अहम खबर है कि अगर आप हॉट स्पॉट पे रहते हैं तो आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना ही होगा। ये नए दिशा निर्देश में कहा गया है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुधाकर इन तमाम चीज़ों पर हमसे विस्तार से समझाने के लिए और हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी हम इसी बड़ी खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। क्या कुछ है इसके मायने लॉकडाउन 3 के, इसमें कौन कौन सी छूट दी गई हैं, कौन कौन से रेड जोन है, कौन कौन से ऑरेंज जोन है, कौन कौन से ग्रीन जोन है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD न्यूज़। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।